गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग हैं चैप्टर 3 में, मीन्स इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था हम लोग देख चुके थे। मेनली फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान में क्या क्या कोशिश किया गया था, देखा था, कुछ क्रिटिसिज्म भी था देख चुके थे। आज देखेंगे आउटकम्स, मेजर आउटकम्स रहा क्या क्या जो आगे के दिनों में उसी को कंटिन्यू करके हमारा देश आज यहाँ पहुँचा है। तो देखेंगे तो मेजर आउटकम्स में पहले तो रहा क्या, तो हम देख चुके थे, क्या देख चुके थे कि जो 3 चैलेंजेस था नेशन बिल्डिंग का, 3 चैलेंजेस में पहला 2 हम डिस्कस कर चुके थे। क्या शेप ऑफ द नेशन, ठीक है, नेशन बनाने में क्या रहा, और दूसरा डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या किए, और उससे टफेस्ट क्या रहा, तो टफेस्ट यही था थर्ड, मीन्स इकोनॉमिक वेल बीइंग कैसे इंश्योर किया जाए, वेल बीइंग्स कैसे इंश्योर किया जाए सभी का। और देखिए कि ये टफेस्ट है, सरकार सफल नहीं हो पाती है, जितना वो चाहती है थोड़ी बहुत सफलता मिलती है। तो हुआ क्या क्या, तो हम एक तो देखेंगे कि कुछ चीज़ें तो नहीं हो पाया, जैसे लैंड रिफॉर्म का हमने कोशिश की है, आगे भी बताऊंगा इस चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाया, ठीक। और क्या, तो बिग इंडस्ट्रीज डेवलप कर ही रहे थे, मीन्स बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो क्या हो रहे थे, वो तो प्रॉस्पर करते रहे, एट द सेम टाइम गरीबी नहीं कम हुई, मीन्स स्थिति जिनकी खराब थी वो खराब ही थी। और ये हुआ क्या ना, मीन्स अनइवन डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, या अनइक्वल या अनइवन डेवलपमेंट हुआ, मीन्स कुछ लोग का डेवलपमेंट हुआ और कुछ लोग का नहीं हुआ। जिनका हो गया, ध्यान से देखो, जस्ट आज़ादी की बात है, वो क्या हो जाएंगे, वो आगे चल के बन जाएंगे पावरफुल, वो बन जाएंगे पावरफुल। और जब पावरफुल हो गए तब तो और क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, मीन्स पॉलिटिकली भी क्या हो जाएंगे, पॉलिटिकल पावर भी इनके पास आ जाएगा। जो देखेंगे कि कुछ लोग तो पावरफुल बन गए, कुछ लोग बेचारे वहाँ थे वहीं रह गए। ये रहा स्टार्टिंग ऑलमोस्ट 15 ईयर का सिनारियो था। इसके बावजूद हम देखेंगे कि कमियां तो रही, कुछ कुछ दिक्कत हुई, फिर भी देखेंगे क्या कि आउटकम्स क्या क्या रहे। तो पहला आउटकम्स, फर्स्ट आउटकम्स आपका बुक में भी है, फाउंडेशंस। व्हाट, फाउंडेशंस। फर्स्ट आउटकम देखोगे फाउंडेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो भाई लाख क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों का फाउंडेशन वहीं पे रख दिया था, ठीक है, रख दिया था, वही आगे चल करके हमारे देश में कंटिन्यू किया। जैसे मान लो डैम को देखो, डैम्स तो कल बताया था 3 डैम्स, भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पे, पंजाब में सतलज रिवर पे उसी समय बना, ये सब देख लेना, कल के लेक्चर में भी बताया था। कौन सा, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे, कौन सा, आंध्र प्रदेश पे, और एक उड़ीसा में बना था। ये जिंदगी में हमें नहीं याद रहेगा, हमें पता है नहीं याद रहेगा। उड़ीसा में एक डैम बना था, किस पे, महानदी रिवर पे। तो 3 डैम्स हमने क्या किया था फर्स्ट 5 ईयर में हमने देखा था। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें लोगों को नहीं याद होता है, हमसे कभी नहीं याद रहेगा। उड़ीसा में वो डैम है, आप लोग देख लेना, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड डैम, याद आ गया, देखो पढ़ाते पढ़ाते, हीराकुंड डैम बना था कहाँ पे, तो उड़ीसा में। ये 3 डैम इंडस्ट्री भी देखे थे कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज भी लोगों ने फाउंडेशन स्टार्ट किया दिया था। जैसे बरौनी में हमने देखा था रिफाइनरी लगाया, बिहार का बरौनी में। उसी तरह देखना रेलवेज का में भी कुछ काम हो गया, स्टील इंडस्ट्री में कुछ काम हो गया। सुने हो कौन कौन सा, राउरकेला सुने हो, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला कहाँ पे है, उसी समय शुरुआत हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान में। कहाँ पे है, तो आज का उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में। भिलाई आज का छत्तीसगढ़, दोनों जगह मैं गया हूँ, छत्तीसगढ़, और तीसरा दुर्गापुर, यहाँ से तो लंबा रिलेशन है, कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो ये 3 इंडस्ट्री भी उसी टाइम लगाए हम लोगों ने, फाउंडेशन शुरू किया, आज भी सब वर्किंग है, ठीक है, ये सब भी आज भी वर्किंग है।
देखना। और 5 ईयर प्लान नहीं भी सोचोगे तो 5 ईयर प्लान शुरू होने से पहले नेहरू जी ने एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट 1948 में, जहां तक हमें याद है शुरू किया था। तो मल्टीपर्पस है, इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, वाटर भी आता है, ठीक है। तो ये सब कोशिश हम लोग कर रहे थे डिफरेंट चीज़ों में। और देखोगे तो होमी जहांगीर भाभा चेयरमैन थे, कौन सा, एटॉमिक कमीशन, फर्स्ट एटॉमिक कमीशन हमारे देश में बना, कौन सा, एटॉमिक कमीशन होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, जिसे बाद में नाम क्या रख दिया गया, याद करो, एटॉमिक एनर्जी कमीशन था। और बाद में एक और इंस्टीट्यूट खोला गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यही हेड थे। बाद में इनकी डेथ हो जाती है, फ्लाइट से जा रहे थे, और आज तक डेथ मिस्ट्री है, क्योंकि न्यूक्लियर पे ही काम कर रहे थे, न्यूक्लियर एनर्जी पे। इसीलिए बाद में इस इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके क्या रखा गया, आज का जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यही होमी जहांगीर भाभा के रिस्पेक्ट में उन पे नाम रखा गया है। और लोगों को आज भी डाउट है कि कहीं फॉरेन कंट्रीज वालों ने इनको तो नहीं मरवा दिया, क्योंकि इतनी बड़ी साइंटिस्ट थे, क्योंकि हुआ है पहले भी, और देशों के भी जब भी एटॉमिक एनर्जी पे काम करने वाले साइंटिस्ट के लोग मरवा दिए हैं। तो इसलिए अब देखो डाउट है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए फालतू बातें नहीं करना। हाँ, हम देशभक्त हैं तो सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि भाई मेन रीजन पता करना चाहिए। तो ये सब की शुरुआत कब से हुई थी, बताया कि इसी टाइम से हुई थी। और भी देखोगे तो IITs की शुरुआत देख लेना सर्च करके, ये सब जो मेन चीज़ें आज भी है ना, इसरो इसी टाइम बना था, बाद में भले जाकर के 1969 में बना, मतलब फाउंडेशन बनना शुरू हो, बात यहीं से होने लग गई थी। तो ये देखो, लाख गलियां रो लो, लाख क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें क्या हो गया था, बनना तो इसी समय शुरू हुआ था ना, बनना क्या हुआ था, इसी समय शुरू हुआ था, जिससे जाकर के आगे चल करके क्या होगा। तो आगे चल करके देखना कि आज भी हम लोग क्या करेंगे, आज भी इन सब का फल, मतलब वृक्ष उस समय लगा दिया गया था, फल आज भी इसका हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्रिटिसिज्म अपनी जगह, कुछ फाउंडेशन आउटकम क्या रहा, ये था। दूसरा आउटकम देखेंगे हम लोग, मेजर आउटकम्स। तो सेकंड मेजर आउटकम्स आप देख लो, सेकंड मेजर आउटकम्स आपके पास है लैंड रिफॉर्म। लोग बोलेंगे कि बिल्कुल ये फ्लॉप था, लेकिन ऐसा बात नहीं था, बहुत जगह लैंड रिफॉर्म की गवर्नमेंट कोशिश भी की। और याद करो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, 1950 में लैंड रिफॉर्म से लेकर के हुआ था। मेनली लैंड रिफॉर्म में होता क्या है ना, 4 चीज़ होता है। एक तो जमींदारी प्रथा, याद करो अंग्रेजों के टाइम में, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो जमींदारी जो था ना वो बताता हूँ। दूसरा था कंसोलिडेशन, बताऊंगा सब चीज़ क्या है। दूसरा क्या था, कंसोलिडेशन। तीसरा है अपर लिमिट या सीलिंग, इसी को बोलते हैं अपर लिमिट या सीलिंग। एंड फोर्थ है लीगल सैंक्शंस या लीगल प्रोविजन टू सिक्योर टेनेसी ऑफ फार्मर्स। मीन्स जो लैंडलेस जो फार्मर्स आज भी, मान लो हमारे खेत पे कोई काम कर रहा है, बताओगे लीगल सिक्योरिटी अगेंस्ट एविक्शन। बता, इतना सोचो, लीगल प्रोविजन या सिक्योरिटी कर लो, लीगल सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छा, लीगल सिक्योरिटी अगेंस्ट एविक्शन। अच्छा, ध्यान से सुनते हैं क्या। तो जमींदारी क्या था, याद करो, 1793 में जब बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री तो बताऊंगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आया था। और क्या था ये, तो ये मेनली था कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, छोटा किसान है, बीच में होता था जमींदार, ठीक है, बीच में क्या होता था, जमींदार, और ये होता था अंग्रेज। तो ये बीच में एक मिडिल मैन होता था जो इससे जमींदारी लेता था और 1/11 भाग अपने पास रखता था, 10/11 अंग्रेज को दे देता था। तो जमींदार का पोस्ट सबसे पहले खत्म किया गया। और जमींदार का पोस्ट खत्म करने से क्या हुआ ना, कि एक जो ऐसे अमीर लोग जिसको एग्रीकल्चर से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो भाई एग्रीकल्चर से नहीं इंटरेस्ट है तो कभी भी अच्छा इसके लिए सोचेगा, बस इसको पैसा चाहिए, तो ऐसे लोगों की खत्म हो गई और डायरेक्ट गवर्नमेंट और किसान में बातचीत होने लगी। ये एक अच्छी प्रोसेस था, ये सक्सेस मिली है जमींदारी में। कंसोलिडेशन का मतलब हुआ कि मान लो छोटा छोटा खेत है,
तो क्या यहाँ पे ट्रैक्टर वेक्टर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो बहुत सफलता इसमें भी मिली। गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट की मदद से सब खेत को जोड़ दिया गया, एक बना दिया गया। तो क्या हो गया, इसमें पानी करना भी आसान हो गया, ट्रैक्टर चलना भी आसान हो गया, बैल से हल उस समय जोताता था वो भी आसान हो गया, इसमें भी सफलता मिली। अभी अपर लिमिट ये रहा कि अपर सेलिंग लगा दो। अपर सेलिंग का मतलब क्या हो गया ना कि आप एक कर लो, हाँ एक कर लो। अपर सेलिंग का मतलब हो गया कि जैसे फिक्स्ड है कि मान लो कोई फिक्स्ड कर लो, मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड कर लो, लिमिट फिक्स्ड कर लो, इतना से ज़्यादा आप ज़मीन नहीं रख सकते हैं। मतलब कि जैसे आज भी सुनते हो ना किसी के पास 200 एकड़ ज़मीन है, ऐसा नहीं, लोगों का मन था कि कुछ फिक्स्ड कर लो कि इससे ऊपर आप नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताया था कि सोशलिस्ट 1955 से ही कांग्रेस डिक्लेयर कर दी थी कि हम लोग सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं। इसमें उतनी सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जिसके पास ज़मीन रहेगा वो छोड़ना चाहेगा क्या? नहीं। और जिसके पास ज़मीन रहेगा वो क्या पावरफुल लोग हैं ना, वो तो पॉलिटिकल वे से भी पावरफुल है ना, पॉलिटिक्स में भी तो हैं। कितने जमींदार के बेटा आज भी तो देखते हो, सिंधिया, तो अभी नाम में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसा लोग हैं, बहुत सारे ऐसा जमींदार क्या हैं, राजा भैया तो सिंधिया तो हमारे जगह भी हैं बहुत सारे लोग। पूरे इंडिया में घूम घूम करके देखोगे, चौटाला साहब तो कोई मिल जाएंगे। तो ये सक्सेस क्यों नहीं मिली? गवर्नमेंट की मंशा पे कोई दिक्कत नहीं था, गवर्नमेंट चाहती थी, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकली इतने पावरफुल थे कि सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। लीगल प्रोविजन अगेंस्ट एविक्शन। अभी देखो दिक्कत क्या है ना कि मान लो किसको लिए प्रोविजन है, जो आपके खेत में खेती करे वो है बेचारा गरीब, उसके पास ज़मीन नहीं है, उसकी बातें कौन सुनेगी? यहाँ पे वही बात है, जिसका खेती कर रहा वो है अमीर, ये भी है पावरफुल, सोसाइटी में उसकी स्टेटस है अच्छा, पॉलिटिक्स में पकड़ है, इसमें भी उतनी सफलता नहीं मिली। और बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन से लिंक करूंगा तो बताऊंगा कि यही दोनों सफलता नहीं मिली। जो आगे चल करके क्या हुआ, नक्सल्स का क्या हो गया, नक्सलवारी, नक्सल्स यहीं से तो पनपेगा, इसी कारण, क्योंकि गरीब किसान को ही तो लोग पकड़ते थे। आते हैं अब देखो यहाँ से तो एक प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? क्या कि किसी भी सोसाइटी का इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी पे पॉलिटी का कितना प्रभाव पड़ता है, पॉलिटिक्स का। मीन्स फॉर एवरी सोसाइटी इकोनॉमिक पॉलिसी इज पार्ट ऑफ द एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट सोसाइटी। ये तेरे बुक में भी लैंग्वेज है क्या? फॉर एवरी सोसाइटी इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाट? इकोनॉमिक पॉलिसी is the part of the actual political condition, actual political situation in that society। बताया ना कि गवर्नमेंट तो चाह रही थी, क्यों ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई? क्योंकि उस समय हमारे सोसाइटी में इनकी पॉलिटिकल पकड़ बहुत ज़्यादा था, गरीब लोग नहीं। अब क्यों लोग, अपर लिमिट तभी खत्म होगा ना जब छोटा छोटा किसान जुटे, और जुटेंगे कब? बेचारे इनको तो लट से मार करके मूवी में देखते थे पहले, ठाकुर साहब फलाने साहब यही तो थे, जुटने देंगे। मीन्स आप बोल सकते हो कि अब फिर प्रूफ कर दिया। इसीलिए इकोनॉमिक्स वेलबींग की बात हो रही है, लेकिन पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी पे उस समाज का, सोसाइटी कैसा है आज भी डिपेंड करता है। अब आज भी भाई किस गरीबों को 6,000 रुपया पर मंथ देना पड़ रहा है ना मोदी जी को, विदेशों में थोड़ी देना पड़ेगा, विदेशों में तो लेगा ही नहीं, देगी तो क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी आज भी पुअर है, आज भी उन्हीं को वोट दे करके चला रहे हैं जो फ्री में दे दे, सब्सिडी ज़्यादा बोल दे। कोई जैसे बोल देता है कि हमें जिताओ, किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, जीत जाता है तो कर्ज माफ़ करना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स से ही तो डिपेंड हुआ ना, पॉलिटिकल सिचुएशन से ही। तो ये आउटकम था लैंड रिफॉर्म। ऐसा नहीं था कि पूरी तरह सफल था, बोलना कि बोल सकते हो कि पार्शियल सक्सेसफुल था, पार्शियल नहीं था। और नहीं होने का कारण सरकार नहीं थी, पॉलिटिकल सिनारियो उस समय का था, हमारे सोसाइटी का सिनारियो था। आते हैं थर्ड आउटकम मेरा रहा, थर्ड आउटकम उसी 15 साल का जो बहुत सक्सेसफुल रहा। अब उसकी भले साइड इफेक्ट दिख रहा है, बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हर कोई सुने होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन लोगों को डिटेल नॉलेज नहीं होता है, बस बोल बच्चन कर करके चले आते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? तो देखो हम लोगों ने जब आज़ादी गेन किया तो बताया कि सिचुएशन बहुत ख़राब थी, और सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि हम लोग ना यूएस के साथ एक एग्रीमेंट किए थे, और उस एग्रीमेंट का नाम था PL 480। ध्यान से सुनते हैं, PL 480, जिसके तहत यूएसए मीन्स क्या करता था,
कम प्राइस पे वीट गेहूं हम लोग को देने के लिए तैयार हो गया था। 1 रुपया शायद प्राइस था उस समय, 1 रुपीज पर केजी, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, और कम ही होगा, कम प्राइस पे। और लेकिन गेहूं का क्वालिटी इतना ख़राब था कि बाद में देश में इतनी विरोध हुई, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी होते थे यंग लीडर, इतने विरोध किए विपक्ष में कि ये एग्रीमेंट जल्दी से ख़त्म करना पड़ गया था। तो हम लोग को भूखा नंगा समझ करके ख़राब सा गेहूं भेजने लगा था यूएसए। ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी सिचुएशन ख़राब थी। और लोग मोटिवेट कर रहे थे किसान को कि भाई ज़्यादा उपजाओ, ज़्यादा उपजाओ। इसको लेकर के बहुत बढ़िया आपके बुक में क्या है, एक फ़ोटो है जो आप देख सकते हो। फोटो क्या है कि किसान को बोल रहे हैं भाई जल्दी उपजाओ। हाँ, गवर्नमेंट कैंपेन रीचेस टू विलेज, देख सकते हो पेज नंबर 58 में। कुछ नहीं है, बस इतना है कि हिंदी और इंग्लिश में दीवारों पे भी लिख दिया जाता है, ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर ग्रेन, ग्रो मोर ग्रेन, मीन्स अनाज ज़्यादा उपजाओ। और यहीं से कब आया तो देखो इसके पीछे कहानी, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान बोले होंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी इतने बड़े लीडर थे, इतने बढ़िया लीडर थे, मतलब हमारा देश लकी है कि ऐसे ऐसे लीडर हुए। एक तो 1965 का वार, और कांग्रेस में भी उनके समर्थन वाले लोग बहुत कम थे क्योंकि उनको विरोध करते थे। लोग बोलते थे इंदिरा जी को जल्दी से बनाओ, या कोई और लीडर को, छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा बैकग्राउंड का आदमी, गरीब घर का लड़का प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा। हुआ क्या कि यूपी में एक किसान सभा को संबोधित कर रहे थे, तो किसानों से बोले कि हमारा देश बॉर्डर पर तो सुरक्षित है, फौज लड़ रहा है, आर्मी हमारी सेवा कर रही है, आप अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हो। मीन्स किसानों को बोले बॉर्डर पर तो जवान है, आप कब अच्छा काम करोगे। वहीं से नारा दिए जय जवान जय किसान का, और बोले कि आप खेती अच्छे से करो, समझे। तो ये लिंक करना है। वो लाल बहादुर शास्त्री और पूरे देश को आह्वान किए कि एक टाइम सप्ताह में आप एक दिन व्रत रखो, ताकि वो जो खाना बचे, जो जिनको नहीं मिल पा रहा उसको जाओ। खुद प्राइम मिनिस्टर होकर के एक दिन व्रत रखते थे। और दूसरी, अपने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो जगह था, उनके जो बंगला मिला था, उसमें खुद हल चला करके खेती किए, और तब शुरुआत हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहा है, तो वहाँ से एक मैसेज आया, और तब लोग ज़्यादा फसल उपजाने लगे। तो क्या यही है ग्रीन रेवोल्यूशन? नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली होता क्या क्या है, तो पहले तो हाई यील्डिंग मीन्स उच्च फसल वाला। हाई यील्डिंग क्या आया? सीड्स आएगा, बताऊंगा। मैक्सिको से क्या आया था? वीट का सीड, HY इसी को बोलते हैं हाई यील्डिंग। मैक्सिको से आया वीट का सीड्स, और फिलीपींस से आया क्या आपके पास? राइस का, पैडी का। और इससे क्या हो? हाई यील्डिंग। प्लस में क्या आया? प्लस में फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स। फिर पेस्टिसाइड्स भी लाया गया। भाई जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको ख़त्म करो। और क्या हुआ? इरिगेशन फैसिलिटी दिया गया, इरिगेशन फैसिलिटी दिया गया। और क्या दिया गया? और दिया गया तो बोला गया MSP का कंसेप्ट देखो उसी समय से आया था। बोला कि ये गारंटी दिया गया कि हम आप ज़्यादा उपजाएं। गारंटी क्यों? क्योंकि देखो मान लो किसान खेती करें और ज़्यादा फसल उपजा लिए और उनको कोई खरीदने वाला नहीं रहे, तो इसीलिए याद करो, इसके पहले माहौल बनाया जा रहा था। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो आज भी किसानों से फसल लेती है और ये रखती है, और फिर गवर्नमेंट इसे सब्सिडी, जैसे आज भी फ्री में कोरोना में अनाज गवर्नमेंट दे रही थी, तो कहाँ से लाती? तो यही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लेकर के रखती है। और जहाँ तक हमें याद आ रहा है 1967 में देखोगे तो 1967 में, हाँ 1967 में क्या हो गया? 1967 में ही MSP का कंसेप्ट आया, मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज भी चलता है। गवर्नमेंट बोली आप फ्री होकर के उपजाओ, हम ले लेंगे, नहीं मार्केट लेगा तो इतने सारे कंसेप्ट आया। क्या? इरिगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग सीड्स, गारंटी, MSP दिया गया। ये सब कंबाइंड लिखना हो तो लिखना ग्रीन रेवोल्यूशन में। अच्छा, लाया कहाँ गया? तो देखो गवर्नमेंट को क्या था ना, एट इंस्टेंट जल्दी से कोई उपाय चाहिए था, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा था, कितने दिन विदेशों पे खाने के लिए निर्भर रहते। तो ऐसे जगह पे ही लाया गया जो ऑलरेडी, जिनके पास मान लो ऐसे किसान थे जो ऑलरेडी मान लो थोड़ी बहुत डेवलप हैं, ऐसे फार्मर जिनके पास ऑलरेडी थोड़ी पैसा है, प्लस में ऐसा एरिया जहां ऑलरेडी इरिगेशन फैसिलिटी थोड़ा है, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा है एग्रीकल्चर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बोला गया ताकि, अब देखो गरीब लोगों को ज़्यादा डेवलप करोगे तो टाइम लगेगा ना, दुश्मनी नहीं था, लेकिन जो प्रायोरिटी चाहिए था, प्रायोरिटी था
जितना जल्दी से जल्दी ज़्यादा फसल होने लगे, तो ऑलरेडी जो अच्छे वेल बींग्स फार्मर्स थे उन्हीं को दिया गया। और देखो इससे हुआ क्या, तो बूम कर गया, हुआ फायदा। हम लोग आज भी देखना तो मेनली बूम, लेकिन क्या किया, राइस और वीट क्या हो गया, बूम कर गया इसके उत्पादन में। और एरिया कौन कौन सा, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये 3 स्टेट के किसान देखते हो आज भी चलते हैं ऑडीज और मर्सिडीज से, क्योंकि ये लोग कर गए बूम। और ये लोग जब बूम करेंगे तो फिर आ जाएंगे राजनीति में, तो पावरफुल तो हुए ही हुए, पॉलिटिकल पकड़ भी क्या हो गई, राजनीति में भी बहुत आगे चले गए। इनके पास आ गया पॉलिटिकल पावर भी। तो क्या हो जाएगा, एक तो रीजनल गैप आ जाएगा, क्योंकि मान लो ये एरिया तो बूम किया, बाकी लोग जो गरीब थे गरीब ही रह गए। तो एक तो आ जाएगा रीजनल गैप, और क्या आ जाएगा भाई, और आया लोगों में भी गैप आ जाएगा। कुछ ऐसे किसान जो गरीब थे गरीब ही रह गए, तो अमीर को देख करके उनको बुरा लगेगा, और इन्हीं गरीब किसान को जो छूट गए इन्हीं को मोबिलाइज करेगा कौन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का 2 इफेक्ट यदि मेन पूछा जाए तो एक तो ये हो गया ना, क्या, एक लैंडलॉर्ड बन गए जो हो गए पावरफुल, और ये फिर चले आ जाएंगे पॉलिटिक्स में, आज भी बहुत हैं पॉलिटिक्स में आ गए। और दूसरा जो गरीब किसान थे उनको नक्सल विचारधारा अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक तो लैंड रिफॉर्म का मारा हुआ, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन का मारा हुआ, तो यहीं से क्या हो जाएगा, नक्सल्स विचारधारा, नक्सल्स लोग आएंगे। ऐसे तो यह थे नक्सलवाड़ी से, बंगाल के गांव से, लेकिन ये लोग भी अट्रैक्ट होंगे ग्रीन, वहां नहीं ना गया ग्रीन रेवोल्यूशन, तो गरीब ही रह गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आज भी हमारे सिस्टम के लिए चैलेंज बने हुए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का डिफेक्ट एक बोल सकते हो। ये हमारा रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का एक इंट्रोडक्शन। इतना चीज़ जरूर लिखना, बताना कि जो अमीर थे और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था वहीं सबसे पहले कंसेप्ट लाया गया, ताकि जल्दी से जल्दी आउटपुट दे सके, देश विकास सके, देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। किस में, खाद्यान्न फसल में। दिक्कत हो गया कि कुछ ही लोग कर पाए, गरीब लोग क्या हो गए, नक्सल को सपोर्ट कर दिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। लास्ट आपका आउटकम जो है वो है लेटर फेज में, मीन्स ये 3 जो 5 ईयर प्लान था, फिर 5 ईयर प्लान ब्रेक हुआ, नेहरू जी की डेथ हो गई, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, तो इसीलिए देखना लेटर डेवलपमेंट, लास्ट वाला जो है लेटर डेवलपमेंट। ऐसे इसका डिटेल कहाँ बताऊंगा, इसका डिटेल बताऊंगा 5th चैप्टर में, कांग्रेस रिस्टोरेशन में कैसे कैसे आया। अब इसके बाद एक लीडर उभर करके आई, इंदिरा गांधी। इंदिरा बताया ना कि लेटर डेवलपमेंट में क्या हो गया, तो नेहरू जी की डेथ हो गई, और कौन सा, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी दुर्गा पावरफुल। और ये भी तब तक कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी थी हम सोशलिस्ट सोसाइटी रखेंगे, तो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सोशलिज्म को लेकर के ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाएंगे ना, मीन्स 14 बैंकों का 1969 में देखना क्या कर लेंगे, नेशनलाइजेशन कर लेंगे। मीन्स जो प्राइवेट बैंक था उनको क्या कर लेंगे, नेशनलाइजेशन। बोले अब तुम ऐसा करो ना, अपना काम खत्म करो, सरकार चलाएगी। गरीबी से रिलेटेड स्कीम बहुत सारा लाएंगे, सोसाइटी से गरीबी से रिलेटेड, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, पॉवर्टी हटाने के लिए स्कीम्स। और जा करके यहीं से पॉवर्टी एलिवेशन का स्लोगन भी दिए, गरीबी हटाओ। ठीक है, भले आज तक ना हटा, लेकिन नारा दिए, एक बोल बच्चन किए, पॉवर्टी एलिवेशन का नारा दिए, गरीबी हटाओ का नारा दिए। तो एक मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, डिटेल कहाँ बताऊंगा, चैप्टर 5 में। कि इंदिरा जी आई तो क्या किए, वहाँ से कुछ सोशलिस्ट पॉलिसीज लेकर के, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दी, प्राइवेट बैंक बोलेगा छोड़ो ना हम ही चला लेते हैं, तुम बैठो घर। गरीबी से उन्मूलन के लिए प्रोग्राम लेकर के, और गरीबी हटाओ का नारा दी। जीती भी इलेक्शन 1969 में, मतलब अपने पार्टी में भी विरोध था, फिर भी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर के आई। ये लेटर फेज का था। ये तो हो गया आपका क्या, 4 आउटकम्स। एक बताया क्या, पहला आउटकम्स आपको मैं बताया, फाउंडेशंस कुछ चीज़ों का रहा, जैसे इंडस्ट्री कुछ लगा, इंस्टीट्यूशंस लगा, डैम्स भी बना। दूसरा बताया क्या, लैंड रिफॉर्म, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग क्या थे, पॉलिटिकली डोमिनेंट लोग थे। तीसरा रह गया ग्रीन रेवोल्यूशन, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन डिमेरिट्स भी रहा। आज डिमेरिट्स है कि इन्वायरमेंट को लेकर के है, और रीजनल इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, फोर्थ रहा कि लेटर फेज में कुछ डेवलप्ड किए,
ये आपका पूरा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा देखो आपका कुछ कुछ बचा हुआ है बुक्स में, वो देखते हैं। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर क्या बताओगे? एम.एस. स्वामीनाथन, ये लिख लो, मतलब फेमस चीज है एम.एस. स्वामीनाथन। और नॉर्मन बर्गलोन वर्ल्ड लेवल पे, तो ये नहीं लिखवा रहा हूं। अब एक देखो आपके पेज नंबर में ना है फास्ट फॉरवर्ड में व्हाइट रिवॉल्यूशन, कुछ नहीं है। पेज नंबर 61 में व्हाइट रिवॉल्यूशन, बस क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड नहीं ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के अंतर ही आता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट क्या होता है? दूध, तो मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन फेमस ही है कौन? अमूल। अमूल, अमूल कहाँ का है? गुजरात में, गुजरात का आनंद एक जगह है गुजरात का। और इसे लेकर के कौन सा है? वर्गीस कुरियन, वर्जिस कुरियन। क्या? वर्जिस कुरियन। कहाँ से? वर्जिस कुरियन। अब क्या होता होगा, तो देखो हुआ क्या कि सब छोटे छोटे किसान को जोड़े, और एक ऐसा कोऑपरेटिव फार्मिंग का बेस्ट एग्जाम्पल यही तो है इंडिया में, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, और जैसे आज भी देखना गांव में क्या होता है, सुबह उठोगे तो दूध का डब्बा लेकर के दूधिया आता है और किसानों से लेता है, और फिर वो बाजार भेजेगा। अच्छा, तो ये बिचौलिया का काम किया ना, किसान को पूरा पैसा कहाँ मिल पाएगा? और ये कुछ पैसा मिल है महंगा देगा, तो ये महंगा मार्केट में बेचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट कस्टमर को और महंगा बेचेगी। तो सब परेशान थे, कस्टमर को भी हाई रेट पे मिलता था और किसान को मेन फायदा नहीं मिलता था। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग से बिचौलिए का काम खत्म हो गया, मिडिल मैन खत्म, डायरेक्ट किसान मान लो दे देने लगे जो मार्केट में है, तो मार्केट वाले भी कम रेट में देगा कंज्यूमर को। तो हुआ क्या क्या इससे, तो मिल्क प्रोडक्शन में देखना 1980 आते आते इंडिया ना वर्ल्ड का नंबर 1 हो गया मिल्क प्रोडक्शन में, यूएसए को पीछे छोड़ करके। इसी का ऑपरेशन फ्लड का देन था, व्हाइट रिवॉल्यूशन का देन था। और क्या हुआ, और क्या हुआ, इसका आउटपुट ये रहा कि रूरल में, रूरल इकोनॉमी थोड़ा चल निकली, मीन्स गरीबी जो था ना गांव में वो थोड़ा सा क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो पोवर्टी, रूरल पोवर्टी कम होगा, बिल्कुल कम होगा। और क्या हुआ, तो कंज्यूमर को भी थोड़ा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, जैसे एक्सप्लेन किया कि कंज्यूमर को मान लो मिडिलमैन पैसा खा रहा है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही भार आएगा ना। मान लो दुकानदार को ही महंगा मिलेगा तो कंज्यूमर को महंगा देगा, तो कंज्यूमर को भी राहत हुआ, तो सब लोग खुशी खुशी थे, सब लोग खुश थे। इसी को बोलते हैं हैप्पी मोमेंट। सब लोग इससे क्या थे, खुश थे। तो कहाँ से शुरू हुआ था, गुजरात से। कौन सा बोलना, और ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता था, उसी के चेयरमैन थे ये वर्गीस कुरियन साहब, और उन्हीं के चेयरमैनशिप में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। आपका बुक में है, एक बार रीडिंग मार लेना, चूंकि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है, समझाने वाली बातें जो थी समझा दिया। क्या कर लेना है, रीडिंग मार लेना। अमूल आज भी फेमस है कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए इंडिया में, और जब बताऊंगा प्राइमरी, हाँ प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो उस समय भी इसका एग्जाम्पल दूंगा, तो याद रखना। यहाँ से लेक्चर लंबा हो रहा है, तो इस चैप्टर को हमने कर लिया खत्म। मीन 3 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। 3 चैलेंजेज ऑफ द नेशन बिल्डिंग। अब ट्राई करूंगा, ज्योग्राफी पीछे छूटा हो बहुत दिनों से, तो ज्योग्राफी जो हम लोग ऑलरेडी 9 चैप्टर कर चुके हैं, 10वां चैप्टर हम लेकर के आएंगे। 1 चैप्टर या 2 चैप्टर जैसा मन करेगा ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर से आऊँगा पॉलिटिकल साइंस में। बने रहें मेरे साथ, साथ देते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू।